अब मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्या देखना है हमको, डेफिनेशन देखनी है। तो उसमें सबसे पहले डेफिनेशन लिखो मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस। मतलब एक मैग्नेट के आसपास का रीजन जिसमें मुझे उस मैग्नेट का इन्फ्लुएंस फील हो, उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की, तो वो कैसा होगा? तो वो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, सेम होगा थ्रू आउट द रीजन, और साथ में उसका डायरेक्शन भी सेम होगा। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड जब हमारा प्लेन के अंदर जाता है तो हम उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, और प्लेन के बाहर आता है तो उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो मैग्नेटिक पोल्स। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैग्नेटिक पोल्स लिखो। तो ये जो मैग्नेटिक पोल्स हैं ये क्या होते हैं? एक मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, और ये एक्चुअल में ये है ना कि मैं उस पॉइंट पे पूरे के पूरे मैग्नेट की स्ट्रेंथ को कंसंट्रेटेड मान सकता हूँ, और उस पॉइंट पे मैक्सिमम अट्रैक्शन भी मिलता है। ठीक है। तो अगर इसको लिखना है तो लिखोगे कि द रीजन्स ऑफ apparently concentrated magnetic strength in a magnet where the magnetic attraction is maximum। ठीक है। अब देखो ऐसा है ना कि एक मैग्नेट कुछ ऐसा होता है, ये मैग्नेट का एंड है, बट ये जो पोल है ना वो एंड पे नहीं होता है, कुछ अंदर में होता है, ध्यान रखना। ठीक है। तो एक को मैं नॉर्थ पोल बोल सकता हूँ, एक को मैं साउथ पोल बोल सकता हूँ। अब देखो ये जो नॉर्थ और साउथ पोल है, इसको ज्वाइन करने वाली एक लाइन होगी ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस। तो द लाइन पासिंग थ्रू द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट इज मैग्नेटिक एक्सिस। और अगर मैं एक्सिस के परपेंडिकुलर मैग्नेट के सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ करूं तो इसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर। बात समझ में आई क्या? तो मैग्नेटिक इक्वेटर क्या है? द लाइन पासिंग टू द सेंटर ऑफ अ मैग्नेट एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक एक्सिस, या परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है। नेक्स्ट चीज है मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ। तो देखो इसमें दो लेंथ है। एक लेंथ तुम्हारा ये है इस मैग्नेट के एंड टू एंड, इसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ। और एक लेंथ देखो ये दोनों पोल्स के बीच का है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है। तो मैग्नेटिक लेंथ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। अभी बताओ मैग्नेटिक लेंथ बड़ा होगा कि ज्योमेट्रिकल लेंथ? ज्योमेट्रिकल लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ इज ऑलवेज स्मॉलर देन ज्योमेट्रिकल लेंथ। ठीक है। और एक आइडिया, एक मैग्नेट जब देखोगे तो उसमें अगर तुम मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ का रेशियो निकालोगे, मैग्नेटिक लेंथ का ज्योमेट्रिकल लेंथ से रेशियो निकालोगे तो 0.84 मिलता है। 0.84 होता है। ठीक। अब ये हो गया जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो क्या क्या देखे? मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड, पोल, एक्सिस, इक्वेटर और मैग्नेटिक लेंथ। नेक्स्ट जो देखना है वो है कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। कूलम्ब्स लॉ तुम लोग को मालूम ही है क्या होता है कूलम्ब्स लॉ भाई? कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स का पहले देखो। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम।
बिटवीन द चार्जेस या बिटवीन देम बोलो, हम तो यही बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे भी होना वही है। तो यहाँ पे ना हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो दो पोल्स हैं ना, दो पोल्स हैं नॉर्थ और साउथ, उनको मैं दो मैग्नेटिक पोल्स से रिप्रेजेंट करूँगा, जिसको मैं बोलूँगा QM1 और QM2। क्या बोलूँगा? QM1 और QM2। ये QM1 और QM2 क्या है? पोल स्ट्रेंथ है दोनों पोल्स का, ठीक। तो ये लॉ भी वही स्टेट करता है कि जो फोर्स है अट्रैक्शन या रिपल्शन का, ये इक्वल होगा दोनों की पोल स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा जो भी डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर का, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ये दो पोल्स हैं और इनके बीच का डिस्टेंस r है, इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो मैं फोर्स को क्या बोलूँगा कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू QM1 QM2 और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इनके बीच के डिस्टेंस के। तो कंबाइन करोगे, फिर कांस्टेंट लगाओगे, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ पे जो k है ना, यहाँ पे ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जो डिपेंड करेगा कि अपना जो मीडियम है वो कैसा है, ठीक है। और अगर अपन SI यूनिट्स की बात करें और पोल्स को वैक्यूम में रखें, तो ये जो k है इन वैक्यूम, क्या होता है ना, k की वैल्यू होती है μ0/4π। तो f को फाइनली क्या लिख सकते हो, μ0/4π QM1 QM2 डिवाइडेड बाई r², ठीक। तो ये है अपना क्या है, कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पे μ0 क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और μ0 का वैल्यू कितना होता है 10⁻⁷ μ0/4π का वैल्यू होता है। तो यहाँ से μ0 को क्या लिख सकते हो, 4π × 10⁻⁷। इसका मैग्नीट्यूड और डायमेंशन निकालने की इच्छा हो तो निकाल लेना, नहीं है तो मत निकालना, तुम्हारी इच्छा, ठीक है। अब हम लोग मैग्नेटिक पोल्स को ना कूलम्ब्स लॉ से डिफाइन कर सकते हैं। सोचो कैसे। तो अगर मैं बोलूँ कि QM1 = QM2 = 1, R = 1, तो F कितना आ जाएगा मेरा 10⁻⁷ न्यूटन आएगा, क्या आएगा ना, ठीक। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि यूनिट मैग्नेटिक पोल कैन बी डिफाइंड एज द पोल विच व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम एन आइडेंटिकल पोल रिपेल्स इट विद अ फोर्स ऑफ 10⁻⁷ न्यूटन। बात समझ में आई क्या? मतलब एक 1 यूनिट पोल मैं किसको बोल सकता हूँ, यूनिट मैग्नेटिक पोल। अगर मैं दो सेम पोल्स को, सेम मैग्नीट्यूड के पोल्स को, और सेम क्या बोलते हैं उसको, सेम पोल ही बोलो ना यार, पोल कन्फ्यूज़न हो जा रहा है। तो वो पोल जिसको अगर मैं वैक्यूम में 1 मीटर दूर रखूं, तो वो अपने सेम टाइप वाले पोल को 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स लगाए, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, वो यूनिट मैग्नेटिक पोल है। बात समझ में आई क्या? ठीक है। इसके अलावा बात करें तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, टू चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, 2 पॉइंट चार्जेस, वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होता था वहाँ पे, तो यहाँ क्या होगा, 2 इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक डाइपोल। और हर एक बार मैग्नेट ये चीज़ फुलफिल करता है। तो बार मैग्नेट की जो फील्ड्स होंगी वो जैसे डाइपोल में निकाले थे वैसे ही यहाँ निकाल सकते हो, जो सिलेबस में काटा है बट निकाल सकते हो, क्योंकि वो आता है। तो मैग्नेटिक फील्ड किससे निकालना है, कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला यूज़ करना है और निकाल लेना है। अब नेक्स्ट है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं m से। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये भी क्या होगा, मैं जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता था, इधर चार्ज टाइम्स द सेपरेशन बिटवीन 2 चार्जेस, तो यहाँ पे भी क्या होगा,
ईदर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ टाइम्स द सेपरेशन बिटवीन द टू मैग्नेटिक पोल्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ भी बोल लो ना। यहाँ पे सेपरेशन को हम लोग मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं ना, दो पोल्स के बीच का। तो अगर मैं बोलूँ तो 2L अगर उसका मैग्नेटिक लेंथ है 2L और QM इसका पोल स्ट्रेंथ है, तो QM इंटू 2L, L वेक्टर होगा, ये भी एक वेक्टर है, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ होता है। डायरेक्शन किधर होता है? साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ। ठीक है, तो ये था हमारा मैग्नेटिक डाइपोल। क्या इसका यूनिट निकाल सकते हो? तो इसका यूनिट फाइंड कर लेना, लेंथ का मीटर होता है। ठीक है, यूनिट तुम्हारा काम है, कहाँ से फाइंड करोगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर है ना, देख लेना दिमाग लगा के क्या आता है फिर। ठीक, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी बताओ। देखो ये माइकल फराडे जो थे, इन्होंने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। तो एक्चुअल में ये लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बट ये मैग्नेटिक फिनोमिना को समझने में बहुत ज़्यादा अपनी हेल्प करती हैं। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होता क्या है? तो इट इज़ द कर्व द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब ये एक कर्व है जिस पे अगर मैं किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो मुझे उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। ये चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी सेम थी, बस इलेक्ट्रिक को हटा के मैग्नेटिक बोलना है। इसके अलावा इसका दूसरा डेफिनेशन ये हो सकता है कि द पाथ अलोंग विच अ यूनिट नॉर्थ पोल वुड टेंड टू मूव इफ फ्री टू डू सो। याद है ना, क्या करते थे? एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाके छोड़ देते थे, जो रास्ता फॉलो करके वो जाता था वही उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता था। यहाँ पे यूनिट नॉर्थ पोल को छोड़ेंगे और जो रास्ता वो फॉलो करेगा वो हमारा क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा। और उस कर्व के अलोंग अगर मैं किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो क्या मिलेगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये क्लोज्ड कर्व होती हैं, ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं, साउथ पोल पे ख़त्म होती हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये लाइंस ऑफ फोर्स कभी क्रॉस कर सकती हैं एक दूसरे को? नहीं कर सकती, क्योंकि एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकता मैग्नेटिक फील्ड का। और ये मैग्नेट के सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर निकलती हैं और घुसती भी परपेंडिकुलर हैं। स्टार्ट और एंड हमेशा परपेंडिकुलरली करती हैं। ठीक है, उसके अलावा ये लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड भी होती हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती थी। इनकी रिलेटिव क्लोजनेस को देख के हम लोग बता सकते हैं कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है कि कम है, जैसा इलेक्ट्रिक में होता था। ठीक है, ये सब तो सेम है ना। अच्छा, अगर अपन एक बार मैग्नेट रखें यहाँ पे और मैं बोलूँ कि मेरे को इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तुम लोग ड्रॉ करो, तो क्या करोगे? एक मैग्नेटिक न्यूट्रल लाओगे, यहाँ पे रखते जाओगे, जो भी रास्ता वो बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा, तो उसको तुम लोग ड्रॉ कर लोगे। इस तरीके से करते हैं। अब बार मैग्नेट के लिए अगर बोला जाए तो बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू अ डाइपोल। उसमें एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। तो जैसे उस हम लोग डाइपोल के एक्सिस पे करते थे, वैसे ही यहाँ पे भी एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं और उसी तरीके से इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं। ये सिलेबस से हट गया है तो इस पर हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इवन कि टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल भी हट गया है। टॉर्क कैसे निकालोगे भाई? एक डाइपोल है, अगर ये है तो इस पर एक फोर्स लगेगा इस तरफ, एक फोर्स लगेगा इस तरफ, और दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a साइन थीटा आता था। यहाँ l लिए हैं तो 2l साइन थीटा हो जाएगा। तो ठीक है, फिर वो लास्ट में m बन जाएगा। तो वहाँ पे क्या आता था? टॉर्क कितना आता था इलेक्ट्रिक में? p साइन थीटा। यहाँ कितना आएगा? p की जगह m यूज़ होता है तो m भी साइन थीटा हो जाएगा। वहाँ pe था, p क्या था? डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। e क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे क्या यूज़ करोगे? p की जगह पे m यूज़ करोगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और e की जगह पे b मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या हो जाएगा? एम बी साइन थीटा। समझ में आया? तो m क्रॉस b भी लिख सकते हो टॉर्क को। ठीक, वही सेम स्पेशल केसेस भी होंगे कि थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो टॉर्क 0 होगा, थीटा 90 होगा तो टॉर्क मैक्सिमम होगा। अनस्टेबल स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला केस भी देख सकते हो। ठीक, अच्छा, अब अपन देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल।
तो अब हमें क्या देखना है, पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल का निकालना है। तो अपन देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। तो भाई अभी देखिए टॉर्क क्या होता है, m क्रॉस b या फिर एम बी साइन थीटा। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे भाई, अगर मान लो पोटेंशियल एनर्जी आएगी कैसे, जितना वर्क डन होगा। डाइपोल अगर ऐसे ये फील्ड है इधर से इधर, तो ये डाइपोल ऐसा है, तो ये यहाँ से ऐसे अलाइन होने में जितना वर्क हुआ होगा वही इसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हुआ होगा। तो अगर मैं मानूँ कि वर्क मान लो डी थीटा टर्न हुआ, एक स्मॉल एंगल डी थीटा टर्न हुआ, तो मेरे को कितना वर्क करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। तो ये टाउ कितना है भाई, ऊपर से उठा लो एम बी साइन थीटा टी थीटा, ये कांस्टेंट है, बाहर फेंको और इंटीग्रेशन कर दो दोनों साइड ताकि तुमको W मिल जाए। तो W कितना मिल जाएगा, एम बी साइन थीटा का कॉस थीटा। ठीक है, तो एम बी कॉस थीटा तुम्हारा हो गया। अब मान लो अगर थीटा 1 से थीटा 2 गया हो, तो ये लोअर लिमिट थीटा 1 ले लो, अपर लिमिट थीटा 2 ले लो, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, इतना वर्क डन करना पड़ेगा उसको रोटेट कराने में। अच्छा एक सेकेंड, ये साइन है बे, साइन का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस होता है ना, हाँ कैसे भूल रहे हो, अब ठीक है। तो जितना वर्क डन हुआ होगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ होगा। ठीक है, तो ये अपना नेट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। ठीक।